उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल तो पाँव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते, मुश्किलों से घबराया नहीं करते। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके इस परिवार, आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सिलेक्शन सीरीज के माध्यम से हरियाणा जीके पढ़ते आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने हरियाणा जीके के अंदर पिछली क्लास में हरियाणा के पॉलिटी में हरियाणा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को हमने साथ पढ़ने का कार्य किया था। आज प्यारे बच्चों, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की ज्योग्राफी के बारे में। यानी हम आज पढ़ेंगे हरियाणा की ज्योग्राफी में हरियाणा का भौगोलिक परिचय। मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा हरियाणा का भौगोलिक परिचय। हरियाणा का भौगोलिक परिचय यानी हरियाणा का भौगोलिक परिचय जो है मेरे प्यारे बच्चों, इनके बारे में जानेंगे कि हरियाणा का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा आता है। यानी हरियाणा के कौन से क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ी है, कौन से में अरावली की पहाड़ी है, कौन सा अनकाई दलदलाया है, ठीक है, बाढ़ का मैदान हरियाणा के किस भाग में रहेगा, रेतीला क्षेत्र कौन सा रहेगा, तरंगित कहाँ पे है, सारे फैक्ट जानने का कार्य करेंगे। तो आज के सेशन का मेरे प्यारे बच्चों हम आगाज कर रहे हैं। आप इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी स्किप मत करना। जब क्लास हमारी पूरी एंड हो जाए तब ये देखना कि जितने भी कंटेंट करवाया है, जितने मैंने आपको फैक्ट करवाया है, कितना डीपली डाटा हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आगाज कर रहे हैं और पहला तथ्य नोट करना, जो हरियाणा का भौगोलिक परिचय है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखना है आपको एक व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका नाम आता है डॉक्टर कर्नल भार्गव। डॉक्टर कर्नल भार्गव। और डॉक्टर कर्नल भार्गव जो है मेरे प्यारे बच्चों, इनके बारे में पहला तथ्य लिखना। डॉक्टर कर्नल भार्गव जो है, इनके बारे में पहला फैक्ट लिखोगे कि डॉक्टर कर्नल भार्गव ने बताया था कि प्राचीन समय में, यानी इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया मेरे दोस्त कि प्राचीन समय में जो हरियाणा का दक्षिणी भाग है, प्राचीन समय में इन्होंने ये बताया था कि हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है, कौन सा क्षेत्र, हरियाणा का नीचे वाला क्षेत्र, जो हरियाणा का दक्षिणी भाग है, ये मेरे प्यारे बच्चों समुद्र के साथ जुड़ा हुआ था। किसके साथ जुड़ा हुआ था? समुद्र के साथ। यानी डॉक्टर कर्नल भार्गव लिखता है कि प्राचीन समय में हरियाणा का दक्षिणी भाग जो है वो समुद्र के साथ जुड़ा हुआ था, अटैच था। फिर ये कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, समुद्र हरियाणा की सीमा से दूर हो गया और हरियाणा का भौगोलिक परिचय जो है, भौगोलिक विविधता हरियाणा के अंदर आ गई थी। यानी इस समुद्र के रूप में हम प्यारे बच्चों दो झीलों को देख पा रहे हैं। इसने बताया कि दो झील इस बात का उदाहरण है कि हरियाणा प्राचीन समय में समुद्र के साथ जुड़ा हुआ था। इसमें से एक झील आपकी आती है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में कौन सी झील आती है? तो दिल्ली में आती है मेरे प्यारे बच्चों नजफगढ़ झील। यानी जो नजफगढ़ झील है मेरे प्यारे बच्चों, ये हरियाणा के अंदर रहेगी, दिल्ली के अंदर। एक तो दिल्ली की नजफगढ़ झील, एक झील आपकी आती है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान की जो झील आती है, जो भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है, उसका नाम है मेरे दोस्त सांबर झील। यानी ये बताया जाता है कि राजस्थान की सांबर झील व दिल्ली की नजफगढ़ झील इस बात का उदाहरण है कि प्राचीन समय में हरियाणा का दक्षिणी भाग किसके साथ जुड़ा हुआ था? समुद्र के साथ। ठीक है, आगे देखो फिर नेक्स्ट लिखना मेरे दोस्त कि प्राचीन समय में हरियाणा जो है, इनको तीन भागों में बांटा गया था। जो हरियाणा है मेरे दोस्त, इनके हरियाणा के प्राचीन समय में कितने भाग रहेंगे? हरियाणा जो है इसके रहेंगे तीन भाग। तो जो हरियाणा के तीन भाग है वो कहाँ कहाँ फैले हुए थे, उनको हम पहले समझने का कार्य करेंगे। तो हरियाणा के तीन भाग लिखना मेरे प्यारे बच्चों। तीन भाग कौन कौन से थे? इसमें पहला जो भाग था मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम था हरियाणा। पहला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। और बताया जाता है कि जो हरियाणा क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा जाट लोग रहते थे और जाटों की अधिकता के कारण है इसको मेरे दोस्त नाम दे दिया गया जटियाना। क्या नाम दे दिया गया? इसको नाम दे दिया गया था जटियाना।
यानी जाटों की अधिकता के कारण ये जो क्षेत्र रहेगा मेरे दोस्त, इसका नाम रहेगा जटियाना, या इसी क्षेत्र को मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो जटियात। तो जाटों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को नाम दिया गया था जटियाना, या आप कह सकते हो मेरे दोस्त जटियात। जटियाना या जटियात जो है ये नाम क्यों पड़ा था, तो ये इसीलिए नाम पड़ा था, इसमें सबसे ज्यादा कौन रहते थे, जाट लोग, जाटों की अधिकता से, यानी जाटों की अधिकता से मेरे दोस्त इसका नाम पड़ा था, नाम जटियाना। दूसरा लिखना मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड इसका जो नाम आएगा वो आएगा बटियाना। दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा बटियाना। और कहा जाता है कि जो बटियाना क्षेत्र है ये हरियाणा की पिंक सिटी फतेहाबाद से शुरू होता था। कहां से होता था, हरियाणा में जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा नगर बसाया गया था अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर, इस फतेहाबाद से शुरू होता था और फतेहाबाद से लेकर ये क्षेत्र आपका था बट्टू कला के बीच। इसमें बताया जाता है मेरे दोस्त कि फतेहाबाद से बट्टू कला के बीच जो क्षेत्र था आपका बटियाना क्षेत्र, इसमें सबसे ज्यादा रहते थे बाटी राजपूत। कौन रहते थे, बाटी राजपूत। और ये बताया जाता है मेरे प्यारे बच्चों की बाटी राजपूत जो है इनकी अधिकता के कारण इस क्षेत्र को नाम दिया गया था बटियाना। पहला क्षेत्र था जो जाटों की अधिकता के कारण जिसको नाम दिया गया था जटियाना, दूसरा था बाटी राजपूत की अधिकता के कारण इसको नाम दिया गया था बटियाना क्षेत्र। तीसरा मेरे दोस्त आप क्या लिखोगे, तीसरा आप लिखना कुरुक्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र जो था ना कुरुक्षेत्र, इसमें यह बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र जो है ये धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था। कुरुक्षेत्र धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर देना है प्राचीन समय के अंदर भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। आज भी हरियाणा की धर्म नगरी जो कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो किसे कहा जाता है, तो हरियाणा की धर्म नगरी आप कहोगे गुरुजी वो कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, यानी हरियाणा की धर्म नगरी कहा जाता है। इसके साथ मेरे दोस्त इसको कहा जाता है हरियाणा में पवित्र होने वाला शहर, पवित्र होने वाला शहर। वर्तमान में इस शहर में सबसे ज्यादा पार्क होने के कारण इसको पार्कों का शहर या सिटी ऑफ पार्क से बोला जाता है। तो कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र जो है ये धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। क्यों था महत्वपूर्ण, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक नदी बहती थी जिसका नाम था चोटांग। कौन सी नदी बहती थी, चोटांग नदी बहती थी। और चोटांग नदी जो है मेरे दोस्त इसका प्राचीन नाम नोट करना, चोटांग नदी बहती थी। चोटांग नदी अगले वाले फैक्ट के अंदर आप लिखोगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी के अंदर आपको नोट करना है जो चोटांग नदी है इसका प्राचीन नाम हो जाएगा दृष्टवंती। क्या हो जाएगा, तो लिखना मेरे दोस्त चोटांग नदी का प्राचीन नाम रहेगा दृष्टवंती। क्या हो जाएगा, दृष्टवंती। नॉर्मल फैक्ट है, कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, नॉर्मल बताया कि प्राचीन समय में हरियाणा का दक्षिणी भाग किसके साथ जुड़ा हुआ था, समुद्र के साथ। फिर समुद्र हरियाणा की सीमा से धीरे धीरे दूर हो गया। अंतिम दो झील बच गई जिसमें से एक राजस्थान की सांबर झील, एक दिल्ली की नजफगढ़ झील। इस समुद्र का उदाहरण हम देख पा रहे हैं। फिर मेरे दोस्त सेकंड ने बताया कि हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया था। हरियाणा के 3 भाग जो है इसमें से पहला भाग था जिसमें सबसे ज्यादा जाट लोग थे और जाटों के दिखता के कारण क्षेत्र को जटियाना या जटियात बोला गया था, इसी को हरियाणा बोला गया था। फिर फतेहाबाद से बट्टू कला के बीच बटियाना क्षेत्र था। फिर तीसरा धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा की धर्म नगरी या पवित्र होने वाला शहर रहेगा। यह नदी कौन सी बहती थी, चोटांग नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, दृष्टवंती। कर लो इतना मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो, इसी कुरुक्षेत्र को मेरे प्यारे बच्चों मेरे दोस्त बोला क्या जाता है, तो इसी को बोला जाता है वैदिक सभ्यता का पालना। हरियाणा में वैदिक सभ्यता का पालना मेरे दोस्त बोला जाता है कुरुक्षेत्र को। क्या लिखोगे, वैदिक सभ्यता का पालना। तो वैदिक सभ्यता का पालना मेरे दोस्त किसे बोला जाएगा, कुरुक्षेत्र को बोला जाएगा। उसके बाद लाडले बच्चों आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है एक व्यक्ति का नाम, और वो व्यक्ति जो रहेंगे हरियाणा के अंदर उनका नाम रहेगा डॉक्टर जसवीर। कौन रहेंगे, वो रहेंगे
डॉक्टर जसवीर। तो डॉक्टर जसवीर जो है मेरे दोस्त, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1973 में। डॉक्टर जसवीर ने 1973 में पुस्तक लिखी। और मेरे दोस्त 1973 में इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। क्या नाम था? एन एग्रीकल्चर, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। तो एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक के लेखक कौन रहेंगे मेरे लाडले बच्चों? तो इस पुस्तक के लेखक आते हैं डॉक्टर जसवीर। और ये पुस्तक लिखी किस वर्ष गई थी? 1973 के अंदर। और ये किताब मेरे प्यारे बच्चों जो एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक है, ये 1976 में लॉन्च हुई थी। यानी प्रकाशित कब हुई थी? 1976 में। जब 1976 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो मेरे प्यारे बच्चों इस पुस्तक में हरियाणा को बांटा गया था 8 भाग में। कितने भागों में रहेगा? 8 भाग में। तो लिखना मेरे दोस्त जो एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक है, इसमें हरियाणा को बांटा गया है 8 भाग में। क्या लिखोगे? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक में हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया था। 8 भागों में बांटा गया था। 8 भागों में बांटा गया था। और ये मेरे लाडले बच्चों जो हरियाणा के 8 भाग है, इनमें से सबसे पहला भाग लिखिए। पहला क्षेत्र आपका रहेगा शिवालिक। पहला कौन सा रहेगा लाडले बच्चों? शिवालिक। शिवालिक के बाद दूसरा क्षेत्र लिखिए, दूसरा रहेगा गिरिपाद मैदान। कौन सा हो जाएगा? गिरिपाद मैदान। और गिरिपाद मैदान को ही मेरे प्यारे बच्चों बोला जाएगा भाबर। इसी क्षेत्र को बोला जाएगा पिडमोंट प्लेन। पिडमोंट प्लेन। इसी का मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नाम आ जाता है फुट हिल्स प्लेन। फुट हिल्स प्लेन। यानी पहला हमारा था शिवालिक। पहला लाडले बच्चों कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा शिवालिक। पहला रहेगा शिवालिक। दूसरा क्षेत्र कौन सा था? दूसरा था मेरे लाडले बच्चों गिरिपाद मैदान, आप कह सकते हो बाबर। ठीक है। बाबर के बाद तीसरा क्षेत्र लिखना। तीसरा हमारा रहेगा जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ का मैदान। और जलोढ़ का मैदान है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन्स। जलोढ़ के मैदान के बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा आप नोट करना बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान। और बाढ़ का मैदान मेरे लाडले बच्चों इसको आप लिख सकते हो फ्लड प्लेन। क्या लिखोगे? फ्लड प्लेन। और बाढ़ के मैदान के बाद नेक्स्ट लिखना मेरे दोस्त, पांचवा क्षेत्र हमारा रहेगा बालू के टिब्बे युक्त मैदान। बालू के टिब्बे युक्त मैदान। बालू के टिब्बे युक्त मैदान यानी सैंडी प्लेन आता है ये। ठीक है। नेक्स्ट लिखना मेरे दोस्त छठा हमारा हो जाएगा रावली का पथरीला मैदान। रावली का पथरीला मैदान। सातवां मेरे दोस्त हो जाएगा तरंगित मैदान। तरंगित मैदान। आठवां व अंतिम हो जाएगा अनकाई दलदल। कौन सा हो जाएगा? अनकाई दलदल। तो मेरे दोस्त हमने क्या देखा कि डॉक्टर जसवीर ने 1973 में एक पुस्तक लिखी थी एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। इस पुस्तक में
हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया था। 1973 में ये लिखी जाती है, 1976 के अंदर 1976 में क्या होती है, प्रकाशित होती है। तो कितने टुकड़े रहेंगे हरियाणा के, 8 भाग रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 8 भागों में हम पहला भाग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिवालिक। पहला कौन सा रहेगा, शिवालिक। इस शिवालिक को पढ़ने से पहले आपको प्यारे बच्चों इस चीज को आपको पढ़ना है मैप के ऊपर। कहां पढ़ोगे, तो हम पढ़ेंगे हरियाणा के मैप के ऊपर। एक बार मेरे दोस्त हम बना लेते हैं हरियाणा का मैप। पहले हम हरियाणा का मैप बनाएंगे अच्छे तरीके से, और हरियाणा के मैप को बनाने के बाद इस टॉपिक को लाडले बच्चों हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे। एक तरफ हम बना लेते हैं हरियाणा का मैप। अब हरियाणा के मैप के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों हमें समझना क्या है, हमें जिस चीज को समझना है वो समझना है। हरियाणा के एक बार लिखेंगे 22 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे रहेगा सिरसा। सिरसा के बाद मेरे प्यारे बच्चों नीचे हमारा रहेगा फतेहाबाद, उसके बाद रहेगा हिसार, फिर रहेगा भिवाड़ी, फिर हमारा है चरखी दादरी, फिर है हमारा महेंद्रगढ़। उसके बाद लाडले बच्चों यहाँ पे रहेगा रेवाड़ी, फिर आता है नू, यहाँ पे आता है पलवल, इसके जस्ट पास फरीदाबाद, फिर गुरुग्राम, यहाँ पे है झज्जर, फिर सोनीपत, यहाँ पे है पानीपत, उसके बाद करनाल, करनाल के बाद उसके बाद मेरे लाडले बच्चों यहाँ पे रहेगा यमुनानगर, ऊपर आता है पंचकुला, इसके जस्ट पास आता है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के इधर वाली साइड आता है कुरुक्षेत्र, यहाँ पे आता है कैथल, यहाँ पे आता है हार्ट ऑफ हरियाणा जींद, और यहाँ पे आता है रोहतक। ये 22 डिस्ट्रिक्ट मेरे लाडले बच्चों हमने लिख ली है। उसके बाद आपका दूसरा कार्य रहेगा मेरे दोस्त, आपको हरियाणा के मैप के ऊपर डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। जैसे ये हमारी दिशा जो रहेगी वो रहेगी लाडले बच्चों उत्तर, तो उत्तर के अपोजिशन साइड इसके बिल्कुल दूसरी साइड दिशा हो जाएगी दक्षिण। ठीक है, इधर वाली साइड जो दिशा रहेगी लाडले बच्चों वो रहेगी पूर्व, और इधर वाली साइड दिशा कौन सी रहेगी, यहाँ पे हमारी डायरेक्शन रहेगी पश्चिम। क्या देखा हमने कि डॉक्टर जसवीर ने 1973 में एक किताब लिखी थी एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, जिसमें हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया था, 8 भागों में बांटा गया है मेरे दोस्त। और इन 8 भागों में हमारा पहला भाग जो रहेगा प्यारे बच्चों उसका नाम रहेगा शिवालिक। इस शिवालिक को पढ़ने से पहले हम प्यारे बच्चों में थोड़े से आपको फैक्ट बता देता हूँ कुछ, और इस फैक्ट को हम प्यारे बच्चों क्या समझेंगे कि थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे पुराने समय का, यानी जो प्यारे बच्चों प्राचीन समय का जब हम जिक्र करेंगे तो प्राचीन समय के अंदर जो है वो प्रोसेस क्या था वो चीज को देखो आप। बस ठीक है, ये प्राचीन समय के अंदर जो पूरा का पूरा विश्व जो था वो एक साथ जुड़ा हुआ था मेरे दोस्त। जो प्राचीन समय के अंदर समस्त विश्व जो आपस में जुड़ा हुआ था इसको लाडले बच्चों बोला जाता था पेंजिया। क्या बोला जाता था, इसको दोस्त बोला जाता था पेंजिया, यानी इसको बोला जाता था पेंजिया। और पेंजिया शब्द जो है मेरे दोस्त 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पेन जो है इसका मतलब होता है ओल, पेन का मतलब क्या होता है ओल यानी सभी, और जिया शब्द जो है ये बना है जियो से, और जियो का मतलब होता है पृथ्वी, यानी पूरी की पूरी पृथ्वी भी आपस में एक साथ अटैच थी। और कहा जाता है कि जो पेंजिया है ये मेरे प्यारे बच्चों चारों तरफ से जो पेंजिया क्षेत्र है इसके चारों तरफ पानी था। क्या था, जो वर्तमान के अंदर हम महासागर के रूप में पानी देख पा रहे हैं, ये महासागर जो इन महासागर ने चारों तरफ से इस पृथ्वी को इस तरीके से घेर रखा था। इसके चारों साइड जो है मेरे दोस्त वो था पानी ही पानी था। क्या था, पानी था। और ये कहा जाता है
कि फिर हुआ क्या उसके बाद, जो हमारा पेंजिया है, इस पेंजिया के चारों तरफ जो पानी था उसको बोला जाता था पेंथालासा। क्या बोला जाता था? पेंथालासा। इसमें पेंथालासा भी दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें पेन का अर्थ होता है ओल, और थालासा शब्द जो है मेरे दोस्त ये बना है ओशियन से। ओशियन मतलब होता है महासागर, यानी सभी महासागर क्या थे? एक थे। और फिर ये कहा जाता है कि जो पेंजिया है, इस पेंजिया के अंदर मेरे दोस्त फिर हुआ था ब्रेक, और ब्रेक होने के बाद इसके बिल्कुल बीच में एक सागर बना था, और उस सागर का नाम था मेरे दोस्त टेथिस सागर। क्या था? इसका नाम था टेथिस सागर, यानी इसका नाम था मेरे लाडले बच्चों टेथिस सागर। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था इसका नाम था टेथिस सागर, ठीक है। इसके बिल्कुल सेंटर पे था। और मेरे दोस्त जो पेंजिया है, इस पेंजिया से ऊपर वाला क्षेत्र जो था इसका नाम था अंगारा लैंड। ऊपर वाला क्षेत्र जो था इसका नाम था अंगारा लैंड। कौन सा हो जाएगा? अंगारा लैंड। इसके ऊपर वाले क्षेत्र को नाम दिया गया था अंगारा लैंड, और इसी को मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नाम दिया जाता है लोरेशिया। अंगारा लैंड या लोरेशिया। और इसके नीचे वाला क्षेत्र जो मेरे प्यारे बच्चों जो हो जाएगा उसका नाम रहेगा गोंडवाना लैंड। नीचे वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला क्षेत्र हो जाएगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि, यानी नीचे वाला क्षेत्र था मेरे दोस्त उसका नाम था गोंडवाना भूमि। और ये गोंडवाना भूमि जो है, गोंडवाना लैंड जो है वो मेरे प्यारे बच्चों किसके नाम के ऊपर पड़ा था? वो हमारा नाम जो पड़ा था वो पड़ा था भारत के गोंड जनजाति के नाम के ऊपर, ठीक है। भारत के गोंड जनजाति के नाम के ऊपर पड़ा था। गोंडवाना लैंड जो है वो किसके नाम के ऊपर पड़ा था? भारत की गोंड जनजाति के नाम पे पड़ा था। यानी आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि प्राचीन समय में भारत जो है किसका हिस्सा था, तो मेरे दोस्त आपको आंसर देना है भारत जो है वो गोंडवाना भूमि का भाग था। अब विश्व के अंदर जितनी भी नदियां थी वो नदियां मेरे प्यारे बच्चों टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी। फिर हुआ क्या कि जो टेथिस सागर है इसमें दो प्लेटें आपस में टकरा जाती है, ठीक है। दो प्लेटें टकराती है, और जो दो प्लेटें टकराती है मेरे दोस्त उनका नाम था, एक का नाम था इंडियन प्लेट और एक का था यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से जिस पर्वत का निर्माण हुआ मेरे लाडले बच्चों उसका नाम था हिमालय पर्वत। क्या था? हिमालय पर्वत। तो मेरे दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हिमालय पर्वत है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? इसका निर्माण हुआ था मोड़ पड़ने से। तो मेरे दोस्त क्या बोलोगे इसको आप? मोड़दार पर्वत। कहने का मतलब है जब बल्ले पड़ने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसको बोला जाता है बलित पर्वत। और आज भी मेरे लाडले बच्चों इस पर्वत का निर्माण जारी है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे युवा बलित पर्वत। क्या बोलोगे? युवा बलित पर्वत। और इसको मेरे दोस्त आप इंग्लिश में कह सकते हो फोल्ड माउंटेन। क्या लिखोगे? फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अगर मेरे दोस्त आपने इतना फैक्ट लिख लिया है तो उसके बाद देखना जो हिमालय है इसके बारे में दोस्त पहला फैक्ट क्या लिखोगे? श्रेणी के आधार पर हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा जाता है? तो श्रेणी के आधार पर हिमालय को प्यारे बच्चों बांटा जाता है 4 भाग में। कितने भाग में बांटा जाता है? इसको बांटा जाता है 4 भागों में। इन 4 भागों में मेरे प्यारे बच्चों जो पहला भाग आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा? देखो, श्रेणी के आधार पर हिमालय के जो है 4 भाग रहेंगे। इसमें से पहला भाग जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? देखो, एक क्षेत्र आपका ऐसे आ जाएगा, इसको मेरे प्यारे बच्चों नाम दिया जाएगा ट्रांस हिमालय। क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा क्षेत्र जो रहेगा उसका नाम रहेगा, सेकंड क्षेत्र जो आएगा मेरे दोस्त उसका नाम रहेगा महान हिमालय। महान हिमालय। ट्रांस के बाद आता है महान, और महान के बाद मेरे दोस्त तीसरा हमारा हिमालय जो आता है उसका नाम आता है
मध्य हिमालय। कौन सा आ जाएगा? तीसरा मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के बाद जो लास्ट में आपका आता है, सबसे लास्ट में, वो आता है शिवालिक। कौन सा आता है? शिवालिक। अब मेरे लाडले बच्चों, आप कहोगे गुरुजी कि इतना डाटा कैसे पढ़ना पड़ेगा? आपने ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा जब हरियाणा ग्रुप सी का एग्जाम होता सीटी के अंदर और सीटी में ग्रुप सी का एग्जाम था, और आपने देखा होगा ऑलरेडी हरियाणा में ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, थ्योरी पर आधारित थे। अब थ्योरी में मेरे दोस्त आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्न में से हिमालय के बारे में जो है गलत तथ्य चुनिए। आपसे पूछ सकते हैं कि हिमालय की सबसे युवा श्रेणी है जो वो कौन सी है, उसमें दे सकता है। ठीक है, हिमालय को जो है उत्तर से दक्षिण श्रेणी का क्रम बताइए। तीसरा पूछ सकता है इसमें जो है बीच की श्रेणी कौन सी है, या शिवालिक की उच्च श्रेणी कौन सी है। इस तरीके से क्वेश्चन को पुट कर सकता है। अगर मेरे दोस्त आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो इन चीजों को आप आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले कौन सा बना था? तो सबसे पहले बना था ट्रांस हिमालय। इसीलिए मेरे दोस्त हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी हो जाएगी? तो लिखना हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी। तो हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी रहेगी ट्रांस। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी रहेगी मेरे दोस्त ट्रांस हिमालय। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी रहेगी? ट्रांस। ठीक है, सबसे उत्तर में भी कौन सी है? देखो उत्तर से दक्षिण इनका ऐसा क्रम है, पहले ट्रांस है, फिर महान है, फिर मध्य है, फिर कौन सा है? शिवालिक है। तो इसीलिए मेरे दोस्त आपको दूसरा फैक्ट इनके बारे में इसी के नीचे लिखना है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी भी मेरे दोस्त कौन सी हो जाएगी? तो वो हमारी हो जाएगी ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त सबसे लास्ट में है हमारा शिवालिक बना था। तो सबसे लास्ट में अगर शिवालिक बना तो हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी हो जाएगी? शिवालिक। यानी मेरे दोस्त हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है शिवालिक। हिमालय की सबसे नई श्रेणी, सबसे नवीन श्रेणी, और सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो वो भी शिवालिक है। तो क्या लिखोगे? हिमालय की, हिमालय की सबसे, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी। मेरे दोस्त आपको नोट करना है दो फैक्ट, एक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी लिखना है, एक आपको लिखना है हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी। दोनों के बारे में आपको किसके बारे में तथ्य लिखना है? शिवालिक के बारे में लिखना है। तो मेरे लाडले बच्चों, जब आप पढ़ते हो इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी में दो फैक्ट और आते हैं मेरे दोस्त। दो फैक्ट कौन कौन से आते हैं वो देखो आप। जो दो फैक्ट आते हैं उनके बारे में आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि जो ट्रांस और महान हिमालय है इनको अलग कौन करता है? तो लिखना मेरे दोस्त, जो ट्रांस और महान हिमालय है इनको विभाजित करने का कार्य कौन करता है? इनको विभाजित कौन करता है? तो ट्रांस और महान हिमालय को विभाजित करने का कार्य कौन करता है? इनको विभाजित कौन करेगा? तो मेरे दोस्त इनको विभाजित करने का कार्य करता है ITSZ। इनको मेरे दोस्त जो विभाजित करता है उसका नाम है इंडो तिब्बत सूचर जोन। क्या लिखोगे? ITSZ। और ITSZ जो है इनके बारे में मेरे दोस्त आपको लिखना है, इसका मतलब रहेगा इंडो तिब्बत, इंडो तिब्बत सूचर, इंडो तिब्बत सूचर जोन जो है ITSZ है वो क्या करता है? ट्रांस और महान हिमालय को डिवाइड करने का कार्य करता है। महान और मध्य हिमालय को मेरे दोस्त जो विभाजित करता है इनके बारे में आपको फैक्ट लिखना है। इनको विभाजित करने का कार्य जो करता है मेरे दोस्त, इसका नाम आता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मैन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी मैन सेंट्रल थ्रस्ट जो है मेरे दोस्त वो अलग करता है
महान व मध्य हिमालय को। और सबसे लास्ट में है मध्य हिमालय व शिवालिक। तो मध्य हिमालय व शिवालिक को मेरे दोस्त अलग करने का कार्य जो करता है वो रहेगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। कौन सा रहेगा? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है मेरे दोस्त ये अलग करता है सबसे लास्ट में जो आता है ना मध्य हिमालय और शिवालिक, इनको अलग करता है। महान व मध्य को मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है, महान और ट्रांस को अलग करता है ITSZ। ठीक है। और उत्तर से दक्षिण हमने श्रेणी को जान लिया है मेरे दोस्त। जो ऊपर की 3 श्रेणी है ट्रांस, ये भी हरियाणा में नहीं है, महान भी हरियाणा में नहीं है, मध्य भी हरियाणा में नहीं है। हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त कौन सी आती है? शिवालिक आती है। बाकी जो 3 श्रेणी बच गई वो जब हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे मेरे दोस्त वहां पर अच्छे से समझने का कार्य करेंगे। फिलहाल हम हरियाणा की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, हम पढ़ेंगे शिवालिक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? शिवालिक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे लाडले बच्चों की आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। मेरे लाडले बच्चों, इसी फैक्ट को, इसी तथ्य को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे। और आगे मेरे दोस्त आपको क्या लिखना है? डॉक्टर जसवीर जो लिखता है ना, डॉक्टर जसवीर लिखता है अपनी किताब के अंदर है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक में कि हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया? 8 भाग में। तो इसमें मेरे दोस्त आपको लिखना है पहला भाग शिवालिक जो है। डॉक्टर जसवीर जो पहला क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र लिखता है, इनके बारे में तथ्य लिखिए मेरे लाडले बच्चों। आपको पहला फैक्ट कौन सा लिखना है? पहला लिखना है आपको, मैं हरियाणा के मैप को थोड़ा सा मेरे लाडले बच्चों बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो मेरे दोस्त क्या लिखना है। अब आपको पहला क्षेत्र लिखना है शिवालिक। कौन सा लिखोगे? पहला क्षेत्र मेरे लाडले बच्चों आप लिखोगे शिवालिक। और शिवालिक जो है इनके बारे में फैक्ट क्या लिखना है? पहले आपको हेडिंग बनानी है शिवालिक। आप कहोगे गुरुजी की शिवालिक हेडिंग हमने बना ली है। तो बना ली है तो बस अभी आगाज कर रहे हैं लाडले बच्चों। बस देखो, जो शिवालिक की पहाड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, वो हरियाणा में कहां पर है? पहला सवाल तुम्हारा यही है, कहां पर रहेगी? पहला तथ्य तुम्हारा यही। अब देखो, यानी मेरे दोस्त जो हरियाणा का ये क्षेत्र आता है ना, पंचकुला का, अंबाला का और यमुनानगर का, ये जो इलाका आता है, इस इलाके के अंदर मेरे दोस्त जो पहाड़ी आपकी आती है वो पहाड़ी आती है शिवालिक की पहाड़ी। और ये हिस्सा आपका कौन सा आ जाएगा? उत्तर से पूर्व के बीच का हिस्सा। तो क्या लिखोगे? पहला फैक्ट लिखोगे कि शिवालिक की पहाड़ी जो है वो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ी मेरे दोस्त हरियाणा में कहा जाएगी? उत्तर पूर्वी भाग में। कौन से क्षेत्र में आ जाएगी? उत्तर पूर्वी भाग में आ जाएगी शिवालिक की पहाड़ी। फिर मेरे लाडले बच्चों दूसरा क्या लिखोगे? जो शिवालिक की पहाड़ी है ये हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में है, तो हरियाणा के अंदर कितने प्रतिशत हिस्से पर फैली हुई है? तो 1.67% हिस्से पर फैली है। मेरे लाडले बच्चों 1.67% हिस्से पर क्या ये फैली हुई है? हिस्से पर फैली हुई है, फैली हुई है। उसके बाद मेरे दोस्त आपको नेक्स्ट क्या लिखना है? नेक्स्ट इसके बारे में लिखना है कि 1.67% हिस्सा जो है वो हमारा आता है शिवालिक क्षेत्र का। ठीक है, किसका आता है? शिवालिक क्षेत्र का, हरियाणा में आता है। तो इसी शिवालिक के मेरे लाडले बच्चों जो भाग आता है, उन पहाड़ियों का नाम जो आता है वो आता है मोरनी की पहाड़ियां। तो लिखना मेरे दोस्त 1.67% हिस्सा है। इससे पहले अब थोड़ा सा फैक्ट एक और नोट कर लेना। जो शिवालिक की पहाड़ी है मेरे लाडले बच्चों, ये हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। पंचकुला में रहेगी, पंचकुला के साथ साथ अंबाला में रहेगी, और अंबाला के बाद तीसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? यमुनानगर। तीसरा कौन सा रहेगा? यमुनानगर। आपसे मेरे लाडले बच्चों पूछ सकते हैं कि निम्न में से हरियाणा की कौन से जिले में शिवालिक की पहाड़ियां नहीं फैली है? और एग्जामिनर क्या करेगा? 3 ऑप्शन यहाँ से पुट करेगा, चौथा ऑप्शन आपको कोई और दे देगा। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर चौथे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में शिवालिक का विस्तार नहीं है। और सर्वाधिक विस्तार मेरे लाडले बच्चों पूछे तो आपको आंसर देना है पंचकुला,
यानी सर्वाधिक विस्तार मेरे लाडले बच्चों कहाँ पे हो जाएगा, पंचकुला के अंदर हो जाएगा। सर्वाधिक विस्तार लाडले बच्चों कौन सा रहेगा, पंचकुला। उसके बाद नेक्स्ट नोट करना आप, आगे क्या नोट करोगे, आगे नोट आप करना मेरे प्यारे बच्चों, जो शिवालिक की पहाड़ियां है इसी का भाग आती है मोरनी की पहाड़ियां। कौन सा हिस्सा रहेगा, मोरनी की पहाड़ियां। तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, मोरनी की पहाड़ियां इसी का भाग है, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है मोरनी हिल्स। क्या बोला जाता है, मोरनी हिल्स। तो हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन मेरे लाडले बच्चों को कौन सा रहेगा, वो रहेगा मोरनी। और मोरनी से आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर की, जो मोरनी की पहाड़ियां हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो लिखना मेरे दोस्त, जो मोरनी की पहाड़ी है इनकी सबसे ऊंची चोटी, मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी मेरे दोस्त आपको नोट करना है, इसका नाम रहेगा करो चोटी। कौन सा आ जाएगा, करो चोटी। और जो करो चोटी है दोस्त, ये हरियाणा के अंदर रहेगी। पंचकूला से 30 किलोमीटर दूर एक गांव आता है जिसका नाम है चूरी गांव। और चूरी गांव मेरे लाडले बच्चों कहाँ पे हो जाएगा, तो चूरी गांव हो जाएगा हमारा पंचकूला के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा, पंचकूला के अंदर चूरी गांव में करो चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी आती है। किसका भाग है, मोरनी की पहाड़ियों का। ये मोरनी की पहाड़ियां जब किसका हिस्सा रहेगा, शिवालिक का, जो पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। हिस्सा कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्वी। और ये शिवालिक क्षेत्र मेरे दोस्त किसका हिस्सा है, हिमालय का। और इस हिमालय को श्रेणी के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय का गर्भ अगर पूछे किसे कहा जाता है, तो कौन सा सागर हो जाएगा मेरे दोस्त, टेथी सागर। कर दोगे इतना, आगे देखो। फिर आगे मेरे लाडले बच्चों इसके बारे में लिखना है, जो क्रो चोटी है इनकी ऊंचाई कितनी है। तो क्रो चोटी जो है इनकी लाडले बच्चों आप नोट करना ऊंचाई, इनकी ऊंचाई रहेगी 1514 मीटर, 1514 मीटर। और 1514 अगर ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा मेरे दोस्त आपको लिखना है 1467 मीटर। दूसरी कौन सी रहेगी, 1467 मीटर। मोरनी की पहाड़ी मेरे दोस्त, इनके बारे में फैक्ट क्या लिखोगे उसके बाद आप, जो मोरनी की पहाड़ी है इसके ऊपर में एक पहाड़ी और आती है, थोड़ा सा उसका भी जिक्र कर लेते हैं। कौन सी आती है, देखो ये जो मोरनी की पहाड़ी है ना मेरे दोस्त, इनके ऊपर जो पहाड़ी है उनको भी एक बार हम मेंशन कर देते हैं। इनके ऊपर जो पहाड़ी आती है उनका नाम मेरे दोस्त क्या रहेगा, इनका क्या नाम रहेगा। देखो ये जो श्रेणी है मेरे लाडले बच्चों, इसका नाम है टिपरा श्रेणी। क्या नाम हो जाएगा, टिपरा श्रेणी। अब मेरे दोस्त आपसे एग्जामिनर पूछेगा यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्या पूछेगा, कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन। जो टिपरा श्रेणी है इसके दक्षिण वाले साइड में यहां से हिमाचल प्रदेश के अंदर एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है डागसई की पहाड़ी। और यहां से नदी निकलती है घग्गर नदी, और पंचकुला से निकलने के बाद ऐसे ऐसे हरियाणा के अंदर होती हुई, ये सिरसा से होती हुई आगे राजस्थान और पाकिस्तान में चली जाती है। तो मेरे दोस्त इस नदी का नाम आता है घग्गर नदी, घग्गर नदी। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि घग्गर नदी के उत्तर में कौन सी श्रेणी है, तो टिपरा। दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, तो कौन सी हो जाएगी, मोरनी की श्रेणी। एक क्वेश्चन आ सकता है कि मोरनी व टिपरा श्रेणी को कौन सी नदी विभाजित करती है, तो मेरे दोस्त कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी। अब आपको लिखना है ये सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिखना मेरे दोस्त। इनके बारे में क्या लिखोगे, तो पहला फैक्ट लिखोगे मोरनी व टिपरा श्रेणी को, मोरनी व टिपरा श्रेणी को, मोरनी व टिपरा श्रेणी को घग्गर नदी विभाजित करती है। मोरनी व टिपरा श्रेणी को कौन सी नदी विभाजित करती है, तो मेरे दोस्त इनको विभाजित करती है घग्गर नदी।
मोरनी व टिपरा श्रेणी को घग्गर नदी अलग करती है। कौन सी नदी अलग करती है मेरे दोस्त? इनको घग्गर नदी अलग करती है या विभाजित करती है। ठीक है, आगे चले, आगे देखो। दूसरा सेकंड लिखना मेरे दोस्त, घग्गर नदी के उत्तर में, घग्गर नदी के उत्तर में, घग्गर नदी के उत्तर में टिपरा श्रेणी, घग्गर नदी के उत्तर में टिपरा श्रेणी व दक्षिण में, दक्षिण में मोरनी श्रेणी स्थित है। मोरनी श्रेणी स्थित है। घग्गर नदी के उत्तर में टिपरा श्रेणी व दक्षिण में मोरनी श्रेणी स्थित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे तो आपको आंसर क्या दे के आना है? इन दोनों को अलग करती है घग्गर नदी। ठीक है, कौन सी करती है? घग्गर नदी। अब देखो मेरे दोस्त, अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? ऊपर जो आपको क्षेत्र दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको क्षेत्र दिखाई देगा हिमालय क्षेत्र। ठीक है, ऊपर हिमालय क्षेत्र है, नीचे मैदानी क्षेत्र है, और हिमालय में मैदानों के बीच कड़ी जो योजक बनाने का कार्य करती है मेरे दोस्त, वो कौन सी करती है? वो करती है आपकी मोरनी की पहाड़ियां। कौन सी करती है? मोरनी की पहाड़ियां। तो मेरे दोस्त आपको एक लाइन के अंदर और फैक्ट लिखना है एक, कि मोरनी की पहाड़ी जो है वो हिमालय व मैदानों के बीच योजक बनाती है। मेरे दोस्त लिखना, मोरनी की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां हिमालय व मैदानों के बीच, हिमालय व मैदानों के बीच, हिमालय व मैदानों के बीच योजक बनाती है। और योजक के ब्रैकेट में लिखना मेरे दोस्त, कड़ी योजक बनाती है। तो हिमालय व मैदानों के बीच योजक बनाने का कार्य मेरे दोस्त जो करती है, उस नदी का नाम आता है, कौन सा आता है? हिमालय मैदानों के बीच योजक बनाने का कार्य कौन सी पहाड़ी करती है? मोरनी की पहाड़ियां करती है मेरे दोस्त। ठीक है, हरियाणा में लिखना आप आगे, हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन। तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त? आपको लिखना है हरियाणा में, हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन, हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन, हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन मेरे दोस्त आपसे पूछा जाए तो आप आंसर दे के आओगे मोरनी। हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मोरनी। कौन सा हो जाएगा? मोरनी। उसके बाद मेरे दोस्त इसी के अंदर आपको लिखना है कि मोरनी के अंदर लिखना है कि एडवेंचर, एडवेंचर स्पोर्ट्स, मोरनी की पहाड़ियों के ऊपर एक स्पोर्ट्स खुला जा रहा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, तो उसका नाम जो है किसके नाम के ऊपर रखा जाएगा? एडवेंचर स्पोर्ट्स का नाम मेरे दोस्त है वो रखा जाएगा, फ्लाइंग सिखाते हैं जिनका नाम है, एक महान व्यक्ति आते हैं इंडिया के जिसका नाम है मिल्खा सिंह। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स का नाम मेरे दोस्त जो है मिल्खा सिंह के नाम पर रखा जाएगा, के नाम पर, एडवेंचर स्पोर्ट्स का नाम जो है मिल्खा सिंह के नाम पर क्या करेगा? रखा जाएगा। मिल्खा सिंह के नाम पर मेरे दोस्त जो है इसको क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स का नाम जो है मिल्खा सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त नेक्स्ट आपको क्या लिखना है? मैंने आपको बताया हरियाणा में एकमात्र मात्र हिल स्टेशन आता है मोरनी। हरियाणा में एकमात्र जो हिल स्टेशन मोरनी है, यहाँ पर नवविवाहित जोड़े क्या होते हैं? घूमने जाते हैं। और जब नवविवाहित जोड़े घूमने जाएंगे तो बेचारा पुरुष तो आराम से घूमने चले जाएगा, कोई प्रकार की जो है शरारतबाजी नहीं करता है, बेचारा आराम से बैठा रहता है। लेकिन जो विवाहित महिलाएं होती है वो क्या करेगी? सेल्फी लेने जाएगी, और सेल्फी भी बिल्कुल आराम से नहीं लेगी, पहाड़ के ऊपर चली जाएगी, ऊपरी सिरे पर जाकर जब सेल्फी लेगी तो वहां से सीधा सा नीचे
ऊपरी क्षेत्र से सीधा नीचे आएगी तो हो सकता है उसकी हाथ भी टूट जाए, पैर भी टूट जाए। तो फिर उसके बाद बेचारा पुरुष क्या करेगा, बड़ा उसका मुश्किल से तो बेचारे की शादी हुई है, उसकी फाइल रुकी पड़ी थी बेचारे की। अब दोपहर में उसने गणेश जी को अगरबत्ती लगाई है, पता नहीं स्वामणी भी बोली होगी कुछ ने। अब उनको ये लगने लग गया कि हमें तो बिहार की तरफ जाना पड़ेगा, यूपी की तरफ जाना पड़ेगा, है मालिक हमारा कष्ट काट दो। बड़ा मुश्किल से विवाह हुआ और उसमें भी पत्नी को नुकसान हो गया। तो फिर मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। तो लिखना मेरे दोस्त, मोरनी की पहाड़ियों के ऊपर जो एम्बुलेंस सेवा चलती है उसका नाम है आरोग्यम। तो लिखना मेरे दोस्त, 2017 में यहाँ 2017 में यहाँ आपातकालीन 2017 में यहाँ आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम नाम से शुरू की गई थी। किस नाम से? आरोग्यम नाम से। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम नाम से शुरू की गई थी। आरोग्यम नाम से शुरू की गई थी। मेरे दोस्त, हरियाणा के अंदर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा जो है वो कहां पर चलती है, तो आपको आंसर देके आना है मोरनी की पहाड़ियों के ऊपर 2017 की ये घटना है। उसके बाद मेरे दोस्त आपको इसी के अंदर नोट करना है शिवालिक विकास एजेंसी। शिवालिक विकास एजेंसी। और शिवालिक विकास एजेंसी जो है मेरे दोस्त, इसकी स्थापना होती है 1993 के अंदर। कब होती है? 1993 के अंदर। तो लिखना मेरे दोस्त, शिवालिक विकास एजेंसी 24 मार्च 1993 में गठित हुई। 24 मार्च 1993 को शिवालिक विकास एजेंसी की क्या होती है? आपकी स्थापना की जाती है। ठीक है मेरे लाडले बच्चों। उसके बाद आगे देखो फिर आप, उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर आपको क्या लिखना है, जो हमारा शिवालिक क्षेत्र है मेरे दोस्त, यहाँ से कुछ मुख्य मुख्य नदियां निकलती है। और मुख्य नदियों में अगर मैं जिक्र करूं तो इसी क्षेत्र से जो नदी निकलती है आपकी, उसका नाम है यहां से नदी जो निकलती है शिवालिक क्षेत्र से, इन नदियों में एक तो आपकी नदी आती है घग्गर नदी। ठीक है, यहां से घग्गर नदी निकलेगी। घग्गर नदी के बाद मेरे दोस्त दूसरी नदी आती है, उसका नाम आता है सरस्वती। यही से मेरे लाडले बच्चों नदी निकलेगी मारकंडा। मारकंडा। और यही से एक नदी निकलेगी मोरनी की पहाड़ियों से, जिसका नाम है टांगरी नदी। टांगरी नदी। तो जब मेरे प्यारे बच्चों इतनी सारी नदियां यहां से निकलेगी, तो बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, इस पहाड़ी क्षेत्र से क्या होगा कि नदी निकलेगी, नदी का उद्गम होगा। तो मेरे दोस्त, जब पहाड़ी क्षेत्र से नदी का उद्गम होगा, यानी नदी जो ढलानदार क्षेत्र से बह रही है, सिंपल बात है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र से ढलानदार क्षेत्र में जा रही है, तो नदी की चाल, नदी की मोशन क्या होगी? तेज होगी। तो जब मेरे दोस्त नदी की गति अगर तेज होगी, नदी की मोशन अगर तेज होगी, तो नदी पावर ज्यादा लगाएगी। और जब नदी ऊर्जा ज्यादा लगाएगी, तो नदी के सामने जो भी छोटे छोटे कंकड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, छोटे छोटे जो चट्टान आएगी, उनको नदी क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी, उनको तोड़ देगी और अपने साथ बहा ले जाएगी। अब मेरे दोस्त नदी क्या कर रही है? देखो, नदी के अंदर पानी आ रहा है, बिल्कुल सिंपल बात है कि पहाड़ी क्षेत्र से देखो, यहाँ से कोई नदी आ रही है, मान लो ये नदी आ रही है, ये जो नदी आ रही है, इस नदी के अंदर क्या है कि मोशन बहुत ज्यादा है। पहाड़ी क्षेत्र से आ रही है, ऊंचाई से ढलानदार क्षेत्र की तरफ जा रही है। अब जब मोशन इसकी तेज होगी, गति जब तेज होगी, तो पावर ज्यादा लगाने के बाद बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को क्या करेगी? अपने साथ बहाकर ले जाएगी। और जैसे ही मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया, इसके नीचे वाला क्षेत्र जो आता है वो आता है मैदानी क्षेत्र। और मैदानी क्षेत्र में एंट्री करने के बाद नदी की चाल क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। अब नदी में इतनी पावर नहीं बचती है कि वो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को बहा सके। तो मेरे लाडले बच्चों, वो नदी क्या करती है? जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो होते हैं, इनको इस वाले क्षेत्र में जमा कर देती है, यहां पर जमा कर देती है।
इस क्षेत्र के अंदर। तो मेरे दोस्त, जो शिवालिक श्रेणी के एकदम साथ सटा क्षेत्र आता है, कहने का मतलब है शिवालिक है ऊपर सिर की तरफ है, और सिर की तरफ आता फिर पैर में जिस मैदान का निर्माण होता है मेरे दोस्त, उसी को बोला जाता है गिरिपाद मैदान। गिर मतलब होता है मेरे लाडले बच्चों पर्वत, पाद मतलब होता है पैर। तो पर्वत के पैर में जिस मैदान का निर्माण होता है मेरे दोस्त, उसी को बोला जाता है गिरिपाद मैदान। इसी को बोला जाता है भाबर, इसी को पिटमोट प्लान या फुट हिल प्लेन्स बोला जाता है। तो मेरे दोस्त, आप दूसरी हेडिंग क्या बनाओगे? गिरिपाद मैदान। सेकंड हेडिंग बनाना गिरिपाद मैदान। दूसरी हेडिंग बनाना मेरे लाडली बच्चों शिवालिक के बाद गिरिपाद मैदान। ठीक है, गिरिपाद मैदान। और दूसरी हेडिंग के अंदर आपको फैक्ट क्या लिखना है, देखो गिरिपाद मैदान। साथ के साथ मैं आपको मैप के ऊपर चीजें समझाता रहूंगा, साथ के साथ मेरे लाडले बच्चों आपको इन चीजों को क्या करना है, मेंशन करते जाना है अपने नोट्स के अंदर। क्या लिखोगे आप? देखो पहला फैक्ट लिखिए, यह शिवालिक के दक्षिणी भाग में, शिवालिक के दक्षिणी भाग में, यह शिवालिक के दक्षिणी भाग में एकदम साथ सटा क्षेत्र है। एकदम साथ सटा क्षेत्र है। सटा का मतलब होता है मेरे लाडले बच्चों अटैच, सटा क्षेत्र है। शिवालिक श्रेणी के एकदम साथ सट क्या आ जाएगा? सटा क्षेत्र। हो सकता है आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ ले कि गिरिपाद मैदान या भाबर के उत्तर वाली दिशा में कौन सा मैदान है। तो उत्तर में कौन सा? देखो सिर हमारा उत्तर की तरफ है, और सिर की साइड कौन सा रहेगा? शिवालिक। और शिवालिक के पैर में कौन सा मैदान रहेगा? गिरिपाद मैदान। और यही तो कंसेप्चुअल चीजें हैं। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा मेरे लाडले बच्चों देखो आप क्या होगा सेकंड फैक्ट। सेकंड फैक्ट को लिखने से पहले मैं थोड़ा सा मैप के नीचे ले जाता हूं। देखो क्या होगा मेरे दोस्त, यहां से देखो, जब यहां से नदी आएगी, देखो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, जूम कर देता हूं। इस वाले इलाके में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो मेरे लाडले बच्चों, इस वाले इलाके में नदी आ रही है, और नदी क्या कर रही है? नदी अपने साथ जो पानी लेकर आ रही है। नदी पानी लेकर आ रही है मेरे लाडले बच्चों। तो जब यहाँ नदी पानी लेकर आएगी, तो नदी के साथ क्या है? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आएंगे, और बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को नदी इस वाले इलाके में जमा कर देगी। तो जो इतना क्षेत्र जो होता है, इस वाले क्षेत्र में पानी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पानी नीचे से बहना शुरू हो जाता है। तो किस मैदान में आकर नदी अदृश्य या गायब हो जाएगी? तो मेरे लाडली बच्चों आपको नोट करना है, इस मैदान में आकर नदी क्या हो जाती है? अदृश्य या गायब हो जाती है। थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ कर देता हूं इसको। इस मैदान में आकर नदी, क्या लिखोगे मेरे लाडले बच्चों? इस मैदान में आकर नदी अदृश्य या गायब हो जाती है। नदी अदृश्य या गायब हो जाती है। इस क्षेत्र में नदी अदृश्य या गायब हो जाती है। नदी अदृश्य या गायब हो जाती है। नदी अदृश्य या गायब हो जाती है। अब मेरे लाडले बच्चों क्या होगा इस क्षेत्र के अंदर? इस क्षेत्र के अंदर जो पानी जो पड़ेगा पर्वत से, पहाड़ी क्षेत्र से एकदम नीचे पड़ेगा, और जब पानी एकदम नीचे की तरफ पड़ेगा तो पानी मेरे दोस्त ऐसे फैल जाएगा पंख की तरह। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा, किस मैदान में जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है? मतलब जल जो क्या करता है, जल जो है वो किसकी तरह फैल जाता है? पंख की तरह। यानी मेरे दोस्त इस क्षेत्र के अंदर किसका निर्माण होगा? तो वो मेरे लाडले बच्चों निर्माण होगा एलुवियल फेंट्स का। एलुवियल फेंट्स यानी जलोढ़ पंख। तो लिखना जलोढ़ पंख का निर्माण भी इसी क्षेत्र में होता है, या जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। शॉर्ट लिखना चाहो तो मेरे लाडले बच्चों आप ऐसे लिख लेना, यहाँ जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। उसके बाद मेरे लाडले बच्चों क्या होगा? देखो जब नदी एकदम से पानी नीचे की तरफ गिराएगी तो क्या होगा?
मतलब पानी एकदम नीचे की तरफ गिराएगी, गहरा जब गिराएगी तो वहां पर क्या बनेगा, गहरा खड्डा बनेगा, और उस गहरे खड्डे को हरियाणा में बोला जाता है चो। तो चौथा फैक्ट लिखिए मेरे लाडले बच्चों, यहां नदियों द्वारा नदियों द्वारा बनाए गए नदियों द्वारा बनाए गए गहरे खड्डों को नदियों द्वारा बनाए गए गहरे खड्डों को चो कहा जाता है। चो कहा जाता है। नदियों द्वारा बनाए गए गहरे खड्डों को मेरे लाडले बच्चों क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है चो बोला जाता है। इसी के अंदर क्या लिखना है आपको, जो गिरिपाद मैदान है मेरे लाडले बच्चों, इसके बारे में दो फैक्ट और लिखिए कि गिरिपाद मैदान को नारायणगढ़ में किस नाम से पुकारा जाता है। और नारायणगढ़ मेरे लाडले बच्चों ये तहसील आती है अंबाला की। नारायणगढ़ के ब्रैकेट में लिखना अंबाला। नारायणगढ़ व दूसरी तहसील आती है पंचकुला की, और पंचकुला की तहसील आती है कालका। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कालका व नारायणगढ़ में इसको बोला जाएगा घर। क्या लिखोगे, नारायणगढ़ व कालका में गिरिपाद मैदान को घर कहा जाता है। यहां मेरे लाडले बच्चों उसको घर कहा जाता है। तो एक क्षेत्र आपका बच गया, और वो बच गया आपका यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर जो जगह आती है उसका नाम है जगाधरी। और क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, जगाधरी जो है इसमें किस नाम से इसको जाना जाता है। तो जगाधरी में लिखना मेरे प्यारे बच्चों, जगाधरी में इसको कहा जाता है कंदी। जगाधरी में कंदी कहा जाता है। जगाधरी में मेरे लाडले बच्चों इसको कंदी नाम से पुकारा जाता है। जगाधरी में क्या बोला जाता है, इसको कंदी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त आपको लिखना है, यह पंचकुला अंबाला व पंचकुला प्लस अंबाला प्लस यमुनानगर। पंचकुला अंबाला व यमुनानगर में फैली 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। चौड़ी पट्टी है, 25 किलोमीटर फैली चौड़ी पट्टी है। उसके बाद मेरे दोस्त क्या लिखोगे आप इनके बारे में, इस मैदान की सामान्य ऊंचाई कितनी आती है। तो लिखना मेरे दोस्त, जो ये मैदान आता है इस मैदान की सामान्य ऊंचाई नोट करना। इस मैदान की सामान्य ऊंचाई रहेगी 300 से 375 मीटर। इस मैदान की सामान्य ऊंचाई रहेगी 300 से 375 मीटर। ठीक है मेरे लाडले बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि नदी क्या करती है, इस वाले इलाके के अंदर क्या करेगी, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को जमा कर देगी। और जब मेरे दोस्त नदी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को जमा कर देगी, क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर जो होते हैं उनका वजन क्या होता है, ज्यादा होता है। अब मेरे दोस्त नदी क्या करती है, बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर को जमा करने के बाद नदी अपने साथ लेकर जाती है मिट्टी, और जल के साथ जो मिट्टी बहकर आती है मेरे दोस्त, उसको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। और इसी मिट्टी से जिस मैदान का निर्माण होता है उसको बोला जाता है जलोढ़ का मैदान। इसी को बोला जाता है एलुवियल प्लेन्स। तो तीसरा मेरे दोस्त आप क्या लिखोगे, जलोढ़ का मैदान। क्या लिखोगे लाडले बच्चों, जलोढ़ का मैदान। तो तीसरी हेडिंग बनाना मेरे प्यारे बच्चों, जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ का मैदान। यहाँ अपने पास स्पेस पड़ा है मेरे दोस्त, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जलोढ़ के मैदान के फैक्ट, जो भी आते हैं फैक्ट आते हैं। जलोढ़ का मैदान
और जलोढ़ के मैदान को मेरे लाडले बच्चों आप लिखना बिल्कुल सेंटर में, जलोढ़ का मैदान। जब जलोढ़ के मैदान को मेरे प्यारे बच्चों आपने सेंटर में लिखा, तो इस जलोढ़ के मैदान को आपको क्या करना है, दो भागों में बांट देना है। दो भागों में बांटने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया कि जलोढ़ का मैदान जो है, इसको एक तरफ तो आपको लिखना है बांगर क्षेत्र, एक तरफ क्या लिखोगे, एक तरफ आप लिखोगे बांगर क्षेत्र, और एक तरफ मेरे प्यारे बच्चों आप लिखोगे खादर क्षेत्र। एक तरफ लिखोगे बांगर क्षेत्र और एक तरफ मेरे प्यारे बच्चों आप लिखोगे खादर क्षेत्र। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र से क्वेश्चन क्या बनेंगे, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, वो कंपेयर करके लिखना है दोनों चीजों को, आपको दोनों फैक्ट को कंपैरिजन करना है, बस तुलना करनी है इनकी। मेरे लाडले बच्चों, आप सभी को पता है कि जलोढ़ का मतलब क्या हो गया कि जल के साथ मिट्टी आएगी, और जल के साथ मिट्टी कब आएगी, जब बारिश ज्यादा होगी, बारिश जब ज्यादा होगी बाढ़ आएगी, बाढ़ जब आएगी तो आसपास के इलाके में मिट्टी फैल जाएगी। और बाढ़ ऑलरेडी आपको पता है कि हरियाणा में हर साल आती नहीं है, प्रत्येक वर्ष तो आती नहीं है। तो मेरे दोस्त, लगातार कई बार क्या होता है कि बाढ़ आने के बाद एक क्षेत्र तो कस्बा जो है, एक क्षेत्र आपका बन गया ऊंचा और एक रह गया नीचा। जो ऊंचा क्षेत्र है उसमें बाढ़ आती नहीं है, और नीचा क्षेत्र है उसमें क्या आती है, आपकी बाढ़ आती है, वही बांगर खादर है। तो क्या लिखोगे मेरे लाडले बच्चों, पहला जो फैक्ट है हमारा बांगर क्षेत्र है, इसमें नोट करना बांगर क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ नहीं आती है, प्रति वर्ष बाढ़ नहीं आती है। बांगर क्षेत्र जो है इसमें मेरे लाडले बच्चों प्रति वर्ष बाढ़ नहीं आती है। तो प्रति वर्ष बांगर क्षेत्र में बाढ़ अगर नहीं आती है तो प्रति वर्ष बाढ़ कहाँ आएगी, फिर हर साल बाढ़ कहाँ आएगी, खादर क्षेत्र में। तो लिखना मेरे दोस्त, इस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ आती है, क्या आती है, प्रति वर्ष बाढ़ आती है। और मेरे दोस्त, जब बांगर क्षेत्र के अंदर प्रति वर्ष बाढ़ नहीं आती है तो बेसिक सी बात है, ये क्षेत्र बना है पुराने जलोढ़ मिट्टी से। तो क्या लिखोगे, यह प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना क्षेत्र है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना क्षेत्र है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना है। जो आपका बांगर क्षेत्र है मेरे लाडले बच्चों, ये आपका प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना है। और खादर क्षेत्र जो है, इसमें हर साल बाढ़ आएगी, तो क्या नई जलोढ़ मिट्टी आएगी, बिल्कुल आएगी। और नई जलोढ़ मिट्टी अगर आएगी तो इसमें तथ्य क्या लिखोगे, यह नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है, नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है। मेरे लाडले बच्चों, आपको लिखना है कि जो खादर क्षेत्र है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है, ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना है मेरे दोस्त। तो क्या कृषि उत्पादन की दृष्टि से उपयोगी है, बिल्कुल नहीं है, इसके मुकाबले नहीं है। तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, कृषि उत्पादन की दृष्टि से, कृषि उत्पादन की दृष्टि से उपयोगी नहीं, कृषि उत्पादन की दृष्टि से मेरे दोस्त ये क्षेत्र उपयोगी नहीं है। ये क्षेत्र अगर कृषि उत्पादन की दृष्टि से उपयोगी नहीं है तो कौन सा क्षेत्र रहेगा, खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र में लिखना मेरे दोस्त, खादर क्षेत्र जो है कृषि उत्पादन की दृष्टि से उपयोगी है, कृषि उत्पादन की दृष्टि से उपयोगी है। क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे चीजों को याद करोगे, देखो जब मेरे दोस्त आपने चीजें पढ़ ली है तो बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं आपको मैं। देखो क्या करना है, जलोढ़ के मैदान को दो भागों में बांट देना है, एक तरफ बांगर और एक तरफ खादर क्षेत्र। एक चीज को याद कर लिया तो एक चीज आपकी इसकी क्या है, अपोजिशन है। यानी ये क्षेत्र जो है मेरे दोस्त, ये क्षेत्र आपका होता है नीचा क्षेत्र, यानी खादर क्षेत्र जब कौन सा क्षेत्र होता है, ये खादर क्षेत्र मेरे दोस्त जो है वो निचला क्षेत्र होता है। अगर खादर क्षेत्र मेरे दोस्त निचला क्षेत्र है तो बांगर क्षेत्र जब मेरे लाडले बच्चों
ये क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे गुरुजी ये क्षेत्र आपका हो जाएगा ऊंचा क्षेत्र। मेरे प्यारे बच्चों, जो ऊंचा क्षेत्र है वहां पर बेसिक सी बात है, बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाएगा। तो ये कौन सी मिट्टी से बना है? आपका प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर क्या है, प्रतिवर्ष बाढ़ जो है नहीं आती है। प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती है तो यहाँ पर कृषि का उत्पादन जो है वो क्या होता है, इसके मुकाबले कम होता है। तो क्या लिखा हमने, कृषि उत्पादन की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। खाद्य क्षेत्र में हर साल बाढ़ आएगी, और हर साल मेरे दोस्त बाढ़ आएगी तो यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी आएगी, और अगर नई जलोढ़ मिट्टी आएगी तो यहाँ पर कृषि का उत्पादन क्या होगा, आपको ज्यादा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे लिखो। फिर आगे मेरे दोस्त आपको लिखना क्या है, आगे इसी के अंदर आपको तथ्य लिखना है। जो हमारा बांगर क्षेत्र है इसमें लिखना मेरे दोस्त, बांगर क्षेत्र जो है इसमें लिखना, यह हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्र है। हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसी के अंदर मेरे दोस्त आपको नोट करना है, बांगर क्षेत्र की, बांगर क्षेत्र की राजधानी, बांगर क्षेत्र की राजधानी मेरे दोस्त आपको नोट करना है, बांगर क्षेत्र की राजधानी रहेगी उचाना कला, उचाना कला। और उचाना कला मेरे दोस्त आपका कहां पर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा जींद के अंदर। कहां हो जाएगा? जींद के अंदर। चौधरी वीरेंद्र सिंह को बांगर का शेर बोला जाता है। खादर क्षेत्र में मेरे दोस्त, तो खादर क्षेत्र है वो हरियाणा के अंदर पूर्वी किनारे पर रहेगा। पूर्वी किनारे का मतलब जो है, ये खादर क्षेत्र मेरे दोस्त आपका शुरू हो जाएगा यमुनानगर से, ठीक है, यमुनानगर। उसके बाद मेरे दोस्त यमुनानगर है, करनाल है, मतलब जहां जहां से यमुना नदी बहती है, यमुनानगर है, करनाल है, ठीक है। सोनीपत, पानीपत, मतलब ऊपर हमारा पानीपत हो गया, नीचे हमारा क्या हो गया, सोनीपत है। मतलब कैसे लिख लो आप इनको, सोनीपत है, पानीपत है। उसके बाद मेरे दोस्त हमारा कौन सा हो जाएगा, फरीदाबाद है। तो फरीदाबाद के बाद इसमें क्षेत्र आ जाएगा पलवल, ठीक है। ये क्षेत्र आपके क्या होंगे, खादर क्षेत्र में है। ये आपके क्या हो जाएंगे, खादर क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि यमुना नदी एक नित्यवाही नदी है, इसीलिए क्या लेके आती है, हर साल बाढ़ लेकर आती है। तो मेरे लाडले बच्चों, आज की क्लास के अंदर हमने जाना हरियाणा का भौगोलिक परिचय, बिल्कुल बेसिक देखा कि प्राचीन समय में हरियाणा के 3 भाग थे, और कर्नल भार्गव ने बताया हरियाणा का दक्षिणी भाग समुद्र के साथ था, फिर समुद्र हरियाणा की सीमा से दूर हो गया, अंतिम 2 झील बच गई, एक राजस्थान की सांबर, एक दिल्ली की नजफगढ़ झील। फिर मेरे दोस्त हमने देखा कि डॉक्टर जसवीर ने अपनी पुस्तक लिखी है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, जो 1973 में लिखी, 1976 में प्रकाशित हुई, जिसमें हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया था। फिर हमने देखा मेरे दोस्त, जो हरियाणा के 8 भाग है, इसमें शिवालिक, शिवालिक हिमालय का भाग है, हिमालय को पढ़ा हमने, पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जानने का कार्य किया। मेरे दोस्त आज की क्लास के अंदर हमने 3 भाग पढ़ लिए हैं, जो अगले 5 भाग बच गए हैं उनको अगली क्लास में जानने का कार्य करेंगे। तो मेरे लाडले बच्चों, ये वीडियो, ये सेशन आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो आपका भी रिस्पॉन्स बनता है कि कुछ कमेंट बॉक्स करके आप थोड़ा सा रिप्लाई कर दिया करो, ताकि एक टीचर का जो है हौसला थोड़ा इंक्रीज हो, क्योंकि बच्चे का रिस्पॉन्स एक टीचर की एनर्जी होता है। तो लाडले बच्चों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।